नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश। और जैसे कि आपको पता ही है कि आरबीआई पॉलिसी आने वाली है और ऊपर से बाजार थोड़ा नर्वस हो रहा है फिर से हायर लेवल पे। तो ऐसे में हमने कोशिश ये की है शो के माध्यम से आपको बताने की आरबीआई से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और साथ ही साथ बाजार अब किस करवट बैठेगा। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ आशीष महेश्वरी जी ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं अरिहंत कैपिटल मार्केट लिमिटेड के। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है सर बिस्तक में। जी धन्यवाद रजत। सर सबसे पहले तो पहला प्रश्न तो ऑब्वियस कि आप इस इन्फ्लेशनरी सिनेरियो को देखते हुए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आरबीआई से? क्या इस बार ब्याज दरें बढ़ाएंगे आरबीआई गवर्नर? देखिए आरबीआई के हाथ में क्या है। आरबीआई के हाथ में सिर्फ ब्याज दरों में मैनूवरिंग करना या उसमें कम ज्यादा करना सिर्फ उनके हाथ में है। क्योंकि जो इस बार इन्फ्लेशन है वो सारा डिमांड सप्लाई गैप के कारण से है। क्या क्योंकि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर के चलते हुए कंटेनर्स और शिप लाइनर्स को एडिक्वेट शिप लाइंस नहीं मिल रही हैं, तो उसके कारण से जो फूड कमोडिटीज का है या ऑयल एंड गैस का है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद जो चाइना में जो लॉकडाउन रहा तो कंटेनर्स और शिप्स बहुत सारे वहां पे भी स्टकअप है। तो मेरा मानना है कि आरबीआई अपना एक स्टैंड रखेगा कि भाई जी डिमांड सप्लाई या मैक्रो सिनेरियो तो ठीक है, हम बिहाइंड द कर्व जाने की बजाय अहेड द कर्व जाके इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा माइनर और बढ़ा देंगे। बट फिर भी मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन को कम कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ डिमांड सप्लाई है का गैप है, तो आप इंटरेस्ट रेट कुछ भी कर दे, इन्फ्लेशन ऐसा आसानी से कूल डाउन नहीं होगा। बट फिर भी मेरा मानना है कि माइनर राइज इंटरेस्ट रेट में आप इस बार भी उम्मीद कर सकते हैं। सर ये माइनर राइज कितना होगा? एक्सपेक्टेशन क्या है वैसे? कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं? देखिए पिछली बार उन्होंने जो 40 बेसिस पॉइंट कर दिया था तो एक बड़ा लीप उन्होंने ऑलरेडी ले लिया था। तो मेरा मानना है 25 बेसिस पॉइंट तक आप इस बार भी उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या ये जो रेट बढ़ोतरी अगर मामूली ही सही लेकिन अगर बढ़ गई तो क्या ये रेट हाइक ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है मार्केट्स में? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से बॉन्ड के प्राइसेस में चेंजेस हुआ है, बैंक ने अपनी फिक्स डिपॉजिट रेट भी बढ़ाना शुरू कर दिया है, लेंडिंग रेट्स में भी फॉर्मनेस धीरे धीरे देखने को मिल रही है, तो फैक्टर इन हो चुका है। और अब लोगों को ये भी क्लैरिटी है कि अब इंटरेस्ट रेट डाउन साइजिंग का जो साइकिल था या फेज था जो पिछले हमने कुछ सालों से देखा, वो अब खत्म हो रहा है। तो अब मेंटली हर पॉलिसी में आप उम्मीद करेंगे कि कुछ ना कुछ जो रेट रिवीजन है वो अपवार्ड ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन इस बार सर आप आरबीआई गवर्नर से क्या सुनना चाहते हैं उनकी कमेंट्री के ऊपर, क्योंकि फोकस बहुत ज्यादा है। क्या कुछ आप सुनना चाहते हैं आरबीआई गवर्नर से जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाजार पर उसका एक बड़ा असर पड़ सकता है? देखिए टिपिकली जो भी एक कमेंट्री आती है उसमें तीन बातें हमेशा रहती हैं। सबसे पहले तो जो उनका ग्लोबल इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उस पर उनका क्या स्टैंड है, उसका एक व्यू लेते हैं। दूसरा वो डोमेस्टिक साइड पे क्या चल रहा है उस पर एक अपना कमेंट देते हैं। और तीसरा इन्फ्लेशन। ये तीन ही उनके मेजर क्राइटेरिया रहते हैं डिस्कशन पॉइंट के। तो मेरा मानना है कि इस बार भी कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। आप इन तीनों डायरेक्शन में और ये तीनों एस्पेक्ट्स पर ही उनकी तरफ से कमेंट्री आती देखेंगे, और यही फाउंडेशन रहता है इंटरेस्ट रेट में मैनूवरिंग करने का। तो ये मेरा मानना है इन तीनों बातों पे उन आरबीआई क्या सोचता है अब वो 8 तारीख को मालूम पड़ेगा। राइट, लेकिन सर ये जो आपने इन्फ्लेशन की बात कर दी ना, देखिए एक तो फ्यूल इन्फ्लेशन सभी में ही बढ़त देखने को मिल रही है, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अच्छा, क्वार्टर फोर के जो जीडीपी आंकड़े आए थे वो थे 4.1% वर्सेस 5.4% अगर इसको कंपेयर किया जाए क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे, और FY22 के 8.7%। तो ये आर वी हेडिंग टुवर्ड्स टफ टाइम्स अहेड? बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है कि तालमेल बिठाने के लिए इन्फ्लेशन और ग्रोथ को लेकर सरकार ने बहुत स्टेप्स ले लिए हैं, अब आरबीआई की बारी। नहीं, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा आप एक ग्रोइंग इकोनॉमी हो। तो ग्रोइंग इकोनॉमी में जैसे हम कहते हैं दाग अच्छे है, वैसे यहाँ पे कह सकते हैं इन्फ्लेशन अच्छा है। इन्फ्लेशन यदि बना रहेगा थोड़ा तो सारी जो इकोनॉमी है उसमें एक बॉयंसी रहती है, उसमें एक रोबस्टनेस रहती है। क्योंकि ये यदि कमोडिटीज के साइकिल के दाम बढ़ते हैं तभी जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनीज की वो बढ़ती है यहाँ पर। तो क्योंकि वो एंड टू एंड ग्रोथ है, इतनी सारी डिमांड है, तो अब आप उसको फ्यूल कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा उसको लेके कंसर्न है। जरूर टाइमिंग के लिए हमने देखा कि कंसर्न आए थे पिछले महीने में। अब चूंकि आप देखें तो स्टील के प्राइसेस हैं
यदि एक एक करके बात करें तो उसमें ऑलरेडी अपने जो पीक से करीब 25% तक हमने करेक्शन ऑलरेडी देख लिया है। तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टैंड लिया उन पे, जो जहाँ जहाँ इन्फ्लेशन में या बहुत ज्यादा हो रहा था वहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। तो चाहे शुगर हो या स्टील हो या दूसरी कॉमोडिटीज हो, तो वो गवर्नमेंट भी अब फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहा है। इसके अलावा मेरा मानना है जो क्रूड प्राइसेस में एक थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है और सरकार ने ऑलरेडी 7 रुपए पर लीटर के हिसाब से जो प्राइसेस कम हुए हैं, उसका भी बेनिफिट अभी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तीसरी बात ये है, क्योंकि अब मॉनसून ऐसा उम्मीद की जा रही है कि समय पे आएगा, तो इस बार आपके पास में वेजिटेबल्स और फ्रूट और फूड ग्रेन्स का बिल्कुल बम्पर प्रोडक्शन तय है। तो धीरे धीरे उसको आप फैक्टरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप चीजों को होल्ड करके रख रहे थे और आपको मालूम है 2 महीने में प्राइस कम होने वाले हैं, तो बिल्कुल आप उस इन्वेंट्री को लिक्विडेट करेंगे। तो मैं इन्फ्लेशन को लेकर बहुत ज्यादा सही मायनों में अभी चिंतित नहीं हूं। ये बहुत बड़ी बात है अगर आपने ये बोल दिया कि इन्फ्लेशन को लेकर आप चिंतित नहीं हो। लेकिन सर, ये जो आपने बात की ना अभी क्रूड ऑयल की, सवाल तो वहीं पर ही उठ रहा था कि जो ओपेक प्लस मेंबर्स थे, इस बार तो उन्होंने बोल दिया कि जुलाई अगस्त में वो आउटपुट बढ़ाने जा रहे हैं, और उसका असर क्या क्रूड ऑयल प्राइसेस पे देखने को मिलेगा अभी तक तो नहीं दिखा। लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या हमको यही $100 से ऊपर का क्रूड देखने को मिलेगा इस साल, या फिर वाकई कूल ऑफ हो सकता है? कूल ऑफ हो गया तो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर आ जाएगी। नहीं, बट कूल ऑफ इतनी आसानी से नहीं होगा रजत जी, और उसके पीछे कई सारे रीजन है। सबसे पहले तो जैसे हमें मालूम है कि चाइना में काफी टाइम से लॉकडाउन का जैसी स्थितियां बनी हुई थी, अब वो भी अनलॉक कर रहे हैं। तो चाइना से काफी डिमांड दोबारा से आने वाली है, जिसके कारण से क्रूड के प्राइसेस में बॉयंसी रहेगी। दूसरा, जो दूसरी इकोनॉमीज में भी है, सभी तरफ अब दोबारा से ग्रोथ देखने को मिल ही रही है। चाहे यूएस का आप जॉब डेटा देखिए तो बहुत एनकरेजिंग डेटा आ रहे हैं जॉब्स के। तो चाहे यूएस मार्केट हो या भारतीय मार्केट हो, चाइना हो, जो बड़ी इकोनॉमी जो ऑयल के कंज्यूमर है, वो बिल्कुल जो भी आपको एक्स्ट्रा आप आउटपुट डालेंगे मार्केट में, वो बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता क्रूड $100 के नीचे कोई जल्दीबाजी में जाएगा, और गया भी तो वहां पे रुक नहीं पाएगा। अच्छा, पर सर, हमने मार्केट्स में रिसेंटली ना एक पुल बैक देख लिया है और कुछ राहत डेफिनेटली मिली है, लेकिन क्या ये राहत सस्टेनेबल है? क्या मार्केट में जो पुल बैक है ये सस्टेनेबल है, या फिर आपको लगता है कि हाँ, अभी जिस तरह की बिकवाली एफआईएस की देखने को मिल रही है तो प्रॉब्लम अभी बनी हुई है मार्केट में? जी, मेरा मानना है कि बाजारों में वोलेटिलिटी जो अभूतपूर्व वोलेटिलिटी है, इनफैक्ट इस साल जो देखने को मिली है वो बनी रहेगी, क्योंकि एफआई दिख नहीं रहा है। तो उसके कारण से क्या हो रहा है कि जब भी कोई रैली बिल्टअप होना शुरू होता है, तो उसके बाद में वो आके जैसे ही लंदन मार्केट खुलता है तो 2 बजे के बाद आप देखते हैं कि सेलिंग स्टार्ट हो गया, और लास्ट में सेलिंग का ही फिगर आता है। तो क्योंकि रीजन ये है कि उनको काफी सारे लॉसेज हैं दूसरे मार्केट में। आपका रशिया का जो जो एफआईज के पास में एक्सपोजर था वो खत्म हो गया। क्रिप्टो में बहुत सारा लॉसेज है, इंटरेस्ट रेट में बहुत सारे लॉसेज किए हुए हैं। तो जहां जहां से उन्हें प्रॉफिट बन सकता है या वो पैसा निकाल सकते हैं, वो निकाल रहे हैं। और मेरा मानना है ये जो दौर है ना, ये 1-2 महीने और नहीं, ये पूरे साल आपको देखने को मिलेगा। तो एफआईज की तरफ से जब तक सेलिंग रहेगा तब तक थोड़ा बाजारों में और वोलेटिलिटी जारी रहने की संभावना है। बट फिर भी मेरा मानना है, क्योंकि डोमेस्टिक जो रिटेल सेगमेंट है वो काफी स्ट्रांगली खड़ा हो गया है, तो वो काफी सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो पॉजिटिव है। बट आपको वोलेटिलिटी के लिए बिल्कुल। सर, पर एफआईज ऐसा भाप क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, और इतना कंसिस्टेंटली सेलिंग क्यों करते चले जा रहे हैं इंडिया में? और आपने बात की रिटेल क्लाइंट्स के लिए, बात तो वही होगी कि रिटेल के हाथ में एकदम से स्टॉक्स आते चले जा रहे हैं और एफआईज बिल्कुल ही नदारत है इस मार्केट से। इतनी सेलिंग क्यों? ये बहुत एक अच्छा सवाल है। अब मैं ये इसके बारे में जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एचडीएफसी बैंक, जब ये कितने स्ट्रॉन्ग स्टॉक थे जब तक एफआई उसको होल्ड करते थे। अब चूंकि ये स्टॉक अब रिटेल के हाथ में पहुंच गए हैं, तो वो 10 रुपए 15 रुपए दिन भर में ये दोनों स्टॉक बढ़ते हैं और उसके बाद भी सेलिंग आ जाती है। तो एफआई के जो 5-10 मजबूत एफआई के हाथ में जो स्टॉक था, वो निकल के 50,000 लाख रिटेल निवेशकों के हाथ में पहुंच जाएगा, तो ये आपको हमेशा आप समस्या इन स्टॉक्स में रहने वाली है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, एफआई क्यों सेल कर रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ग्लोबली उनको अपना पोर्टफोलियो को रीजेक करना पड़ा, नेवी को प्रोटेक्ट करना है, या अपने निवेशकों को एग्जिट देना है। तो वो तो अभी जारी रहेगा। ये अभी कोई शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता। आपकी इकोनॉमी कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, पर एफआई दोबारा से
इन हरी आएंगे या आपको दोबारा से बड़ा निवेश आएगा, वो मेरा मानना है कि अभी मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, तनाव ना लोग भूल जाते हैं कि जिस तरह की बिकवाली हमने देखी और जो क्वांटम की सेलिंग देखी थी ना अभी हाल में, जो पुल बैक आया है इसमें सब खुश हो गए, सब कुछ ही चढ़ने लग गया है। लेकिन सर अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि और कौन सी थीम अब और चलेगी? एक तो आप ये बताएं कि आप कौन सी थीम्स पे अभी फोकस कर रहे हो? जी, इनफैक्ट 3 थीम है जहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला थीम जो हमें पसंद आता है ऑयल एंड गैस। मेरा मानना है कि इस साल में जो ऑयल एंड गैस कंपनीज के जो मुनाफे हैं वो ऑल टाइम हाई या बम्पर प्रॉफिट इन कंपनीज के आने वाले हैं। तो ऑयल एंड गैस पे बिल्कुल आप ध्यान रखिए, क्योंकि जो जीआरएम्स हैं या जो आपके होल्डिंग स्टॉक में जो इन्वेंट्री काफी सिग्निफिकेंट आने वाला है इस बार, तो ऑयल एंड गैस एक सेक्टर है। दूसरा मेरा मानना है रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है, क्योंकि अब पूरे पैन इंडिया जो एक ट्रैक्शन बना हुआ है रियल एस्टेट में, 2 साल से लोगों ने बहुत ज्यादा घर नहीं खरीदे, तो बिल्कुल अब लेफ्ट एंड राइट बाइंग हो रही है रियल एस्टेट में पर्टिकुलरली। और बहुत सारे लोग चूंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो इसलिए उन्हें बड़े घर की जरूरत है, तो ये भी एक ट्रेंड बन रहा है। तो रियल एस्टेट कंपनीज को बहुत फायदा रहेगा। और तीसरा मेरा मानना है आईटी एज अ सेक्टर, क्योंकि अब आपके जो करेंसीज हैं उसके टेलविंड्स आए हैं, और यूएस और यूरोपियन मार्केट में कुछ भी नेगेटिव होता है तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसका आईटी कंपनीज को जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कंपनियां डिजिटल एरिया में फोकस कर रही हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये 3 सेक्टर पे नजर अभी भी रखी जा सकती है। सर आपने बोल दिया कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लेकिन आईटी की जो पिटाई हुई थी ना इस साल, तो ऐसा डर लगने लग गया था कि अगले 2 साल तो उठेंगे नहीं। लेकिन हाँ, बाउंस बैक तो आया, सस्टेनेबल लगता है। और आईटी में कौन से मिड कैप्स जाएं या फिर लार्ज कैप्स के साथ ही जाना होगा? नहीं, मेरा मानना है आईटी में थोड़ा मिड कैप की तरफ जाना पड़ेगा, लार्ज कैप की तरफ मैं अभी भी देखना नहीं चाहूंगा। और बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, इतना बड़ा सेल ऑफ आया, बट वो नैस्डैक को मिरर कर रहा है। नैस्डैक में देखिए जो स्टॉक तो जो अपने पीक से बहुत सारे आईटी के जो मेजर स्टॉक है वो तो 25-25% ही रह गए, क्योंकि बात तो वही है कि जब आपको लिक्विडेट करना है आपके स्टॉक, तो जहां जहां आपको मुनाफा बन रहा है वहीं से आप निकालोगे। तो जो आईटी और स्टॉक में निवेशकों ने वर्ल्ड वाइड बहुत पैसा बनाया है, तो बेटर पैसा वहीं से निकलेगा जहाँ पे आपने कमाया है। तो मेरा मानना है कि फंडामेंटली कुछ भी बुरा नहीं है मिड कैप आईटी कंपनीज के साथ, तो वो अच्छे नतीजे पेश करते रहे, इसलिए वो मेरी बाइक की सलाह है। सर दो सेक्टर्स, एक तो है बैंकिंग और दूसरा है ऑटो। एक तो बैंकिंग के नतीजे कैसे लगे जो बीती तिमाही के गए थे, और दूसरा ये कि मई में जिस तरीके की ऑटो बिक्री नंबर्स हमने देखे हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी एनकरेजिंग लग रहे थे देखने में, तो ऐसे में कि ऑटो पे बेट लगानी चाहिए? जी, जब तक बैंकिंग सेक्टर का सवाल है, मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ अभी भी। पीएसयू सेक्टर पे जरूर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं वो फिर भी थोड़ा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी एक जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बन नहीं पा रहा है। तो आप देखिए जो मूवमेंट है उन स्टॉक्स में, वो 2-5% ही पूरे सप्ताह भर में मूवमेंट आता है, बड़े से बड़े चाहे बैंकिंग स्टॉक्स का हो। दूसरी बात ये, इन स्टॉक्स में चूंकि एफआईज की अच्छी खासी हिस्सेदारी थी, तो वो हर लेवल पे सेल करते हैं इन स्टॉक्स को, तो जिसपे इस कारण से वो काफी प्रेशर बना रहता है। तो यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक लाइक कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन फ्रंट बैंक्स में ही पोजीशन लेना चाहिए। जहाँ तक ऑटो की बात है, ऑटो के लिए सेवियर है एक एक्सपोर्ट्स, क्योंकि बहुत अच्छे ऑर्डर्स हैं इन सारी जो बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज पे एक्सपोर्ट्स के। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल टू व्हीलर को छोड़ देना चाहिए, कि टू व्हीलर में जो 2-3 मेजर प्लेयर है उनको काफी टफ कंपटीशन ईवी प्लेयर से मिल रहा है, जबकि कार्स के केस में वो अभी सिनेरियो नहीं है। तो मुझे यहाँ पे टाटा मोटर है और जेबीएम ऑटो जैसे स्टॉक, मेरा मानना है इन स्टॉक्स पे नजर रखी जा सकती है। राइट, अब थोड़ा और नैरो करते हैं इस अप्रोच को और स्टॉक स्पेसिफिक आते हैं। सर मुद्दा तो ये है कि पैसा कहाँ बनेगा, और सभी व्यूअर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार में अगर पुल बैक आ भी गया तो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। कौन से आपके रडार पर है स्टॉक्स? जी, मैं अपने सेक्टर में ही फोकस रखना चाहूंगा जो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले ऑयल एंड गैस में मेरा मानना है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक पे बिल्कुल अभी भी बैट कर सकते हैं। जरूर स्टॉक अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है, बट इस बार जो उन्हें विंडफॉल गेन्स रशियन ऑयल के कारण से या जो जीआरएम्स में हुए हैं, ये क्वार्टर जबरदस्त क्वार्टर रहने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बैट करें। इसके अलावा एमआरपीएल भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बिल्कुल टर्न अराउंड स्टोरी है, लास्ट क्वार्टर में बहुत ही बेहतरीन नतीजे देखने को मिले थे। तो ये स्टॉक भी मुझे लगता है 3 डिजिट के पार जल्दी आपको जाता दिखाई देगा। आईटी में जो हमारी पिक्स रहेगी वो है एक रूट मोबाइल लिमिटेड,
मेरा मानना है कि जो उनका वर्स्ट था वो ऑलरेडी खत्म हो रखा है, और 2400 रुपए तक के हाई के बाद में अभी हमने स्टॉक को करीब 1100 रुपए तक के लो पे ज्यादा देखा, और अब 1400 रुपए पे स्टॉक स्टेबल हो रहा है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी इम्प्रूव आगे वाले आने समय में होते दिखेंगे। तो रूट मोबाइल और ऐसे ही एक कंपनी है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, जो BFSI सेगमेंट में ऑपरेट करती है, और काफी स्ट्रॉन्ग इस बार मैनेजमेंट कमेंट्री में था। करीब $700 मिलियन की उनके पास में पाइपलाइन है जहाँ पे वो आगे पिच कर रहे हैं। तो ये दो स्टॉक IT में देख सकते हैं। और जहां तक रियल एस्टेट की बात है, मेरा मानना है मैक्रोटेक डेवलपर्स पे नजर रखनी चाहिए, जो मुंबई रियलिटी मार्केट के प्लेयर है। और ऐसे ही स्टॉक सेंचुरी टेक्सटाइल, जिन्होंने अभी रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया है। और सेंचुरी को लेने में फायदा ये है कि आपको रियल एस्टेट और टेक्सटाइल, ये दोनों सेक्टर जो भी बूमिंग है, दोनों का आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है, और काफी बेहतरीन नतीजे लास्ट क्वार्टर में सेंचुरी के भी देखने को मिले थे। तो इन दोनों स्टॉक्स पे नजर रखी जा सकती है। अच्छा, और सर सीमेंट सेक्टर को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? और जिस तरीके की अनाउंसमेंट हमने अल्ट्राटेक से सुनी इस बार की, वो कैपेक्स कर रहे हैं, भारी भरकम कैपेक्स, क्षमता विस्तार कर दिया। अब पहले पायदान और दूसरे पायदान में जो डिफरेंस है ना कैपेसिटी का, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरे पे है ACC अंबुजा, जिसको अदानी ले लिया, और पहले पे ऑब्वियसली अल्ट्राटेक सीमेंट। इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है? नहीं, मेरा तो मैं तो उसे हमेशा पॉजिटिव मानता हूँ कि भले उन्होंने 22 मिलियन का एक्सपेंशन अनाउंस किया, तो स्कोप होगा या सीमेंट बिक रहा होगा तभी उन्होंने इतना बड़ा एक्सपेंशन अनाउंस किया, या उनको विजिबिलिटी दिख रही होगी। तो यदि लीडर इतना बड़ा एक्सपेंशन कर रहा है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो प्लेयर्स है उन सबको भी आगे जाके बेनिफिट तो होगा। ऐसा नहीं है कि अल्ट्राटेक का सीमेंट है तो 450 रुपए में बिक रहा है और दूसरे का 300 रुपए में बिक रहा है, ऐसा भी नहीं होता। सीमेंट के प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। तो जरूर थोड़ा सा वो प्रेशर डालेंगे इस तरीके से, क्योंकि अभी अडानी की जो की एंट्री हुई है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। बट मेरा मानना इंटरेस्टिंग समय है सीमेंट कंपनीज के लिए आगे आने वाले कुछ साल में, और बहुत इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट पे अभी स्पेंडिंग होना है। तो जितना भी सीमेंट बनेगा, कब जाएगा, कोई मुझे इश्यू नजर नहीं आता। अच्छा आशीष सर, अगर ढूंढने जाए ना, तो इस समय ट्रिगर्स अगर देखने भी शुरू करोगे, मैक्रो नंबर्स या फिर कंपनी स्पेसिफिक मार्जिन पिक्चर बिगड़ी हुई है, तो नेगेटिव्स तो बहुत नजर आ जाएंगे। लेकिन एक पॉजिटिव फैक्टर अगर आप गिनवा पाए जिसमें आपको लगता है कि ये ट्रिगर बन सकता है मार्केट के लिए, और उससे इंडियन मार्केट में भी और ग्लोबल मार्केट में अच्छी तेजी बन सकती है, तो वो कौन सा ट्रिगर होगा, पॉजिटिव फैक्टर? ये जो ट्रिगर आप ग्लोबल लेवल पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या डोमेस्टिक लेवल? सर अगर आप दोनों ही बता दो तो बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे वो तो। ओके, तो मेरा मानना है कि यदि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, इसमें कुछ सीज फायर जैसा हो जाता है जल्दी, जरूर 100 दिन हो गए, बट यदि आगे जाके सीज फायर हो जाता है तो एक ये बड़ा ट्रिगर रहेगा जो एटलीस्ट एक स्टेबिलिटी दे देगा आगे आने वाले समय में, कि चीजें दोबारा से प्री कोविड और प्री वॉर लेवल पे जा सकती है। तो एक बड़ा ट्रिगर ये रहने वाला है, क्योंकि एक पहले इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रिलेटेड ट्रिगर हुआ करते थे, पर वो तो अब नेगेटिव ट्रिगर में साबित शिफ्ट हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि उस साइड से कोई बड़े ट्रिगर आएंगे। बट एज फार एज ग्लोबल इकोनॉमी के कंसर्न में रशिया यूक्रेन ट्रिगर रहेगा। इंडिया साइड से मेरा मानना है कि काफी एक्सपोर्ट्स जो है उसमें लीप्स एंड बाउंड से ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना से यदि प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, या रशिया यूक्रेन के चलते हुए यूरोपियन मार्केट में भी थोड़े से इश्यूज है, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स जो कंपनियां हैं उन पे बिल्कुल नजर रखना चाहिए, क्योंकि वो फ्लश विथ ऑर्डर्स हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो या शूज हो या केमिकल्स हो। तो काफी उन कंपनीज को मेरा मानना है ऑलरेडी बेनिफिट होना शुरू हो चुका है। सर आपका आखिरी मैसेज इसमें इन्वेस्टर्स को, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, और ये पहले हमने कभी देखी नहीं इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी। सब एंजॉय कर रहे थे जब मार्केट चल रहा था, लेकिन अब जब मार्केट एकदम से हिचकोले खा रहा है तो सबकी हालत बहुत खराब है। तो ऐसे में अब क्या मैसेज होगा आपका इन्वेस्टर्स के लिए? उनको क्या अप्रोच रखनी चाहिए मार्केट में? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते चले या फिर अभी थोड़ा पेशेंस रखें? जी, अब क्या है, आपको स्ट्रैटेजी भी ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए, हर एक के लिए अपनी अपनी स्ट्रैटेजी रहती है। तो मैं दो तीन बातें बता सकता हूँ। सबसे पहले तो आप इस मार्केट में जो वोलेटाइल टाइम है, तो लीवरेज कम से कम लें। ज्यादा से ज्यादा आपके पास में जो कैपिटल है उसमें ही प्ले करने की कोशिश करें। अभी मेरा मानना है कि बहुत लंबी अवधि का निवेश करने की बजाय थोड़ा सा आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बना लें, या ट्रेडिंग आइडिया मेंटेलिटी बना लें, तो क्या थोड़ा सा प्रॉफिट भी आपको आता रहेगा, क्योंकि कोई भी रैली बहुत लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं हो रही। तो यदि आपको किसी भी स्टॉक में 5%, 10% तक का गेन मिल रहा है, तो एक बार बुक करना चाहिए, और नीचे के लेवल का वेट करना चाहिए उस लेवल पे बाइंग करने के लिए।
तीसरा, जैसे आप कह रहे थे सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो मेरा मानना है स्टॉक्स में जो अच्छे स्टॉक आपको नजर आते हैं उसमें बिल्कुल मंथ वाइज, मैं कहता हूँ अगले 12 महीने में हर महीने का आप SIP उस स्टॉक में स्टार्ट कर दे तो बेहतरीन रिटर्न वहां पे भी आपको मिल सकते हैं। तो चाहे मैं मेटल एक भी टर्न डाउन सेक्टर है या सीमेंट भी टर्न डाउन सेक्टर है, या आप समझे IT एक भी टर्न डाउन सेक्टर है, क्योंकि इस सेक्टर्स को चलना ही चलना है आगे जाके, इन सारे सेक्टर्स को। बट आपको पीक में लेने की बजाय आप स्टैगर्ड वे में शुरू कर दें अपना निवेश SIP के थ्रू। राइट, आशीष जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिस्तक को अपना समय देने के लिए। थैंक यू।